बात उन दिनों की है जब मैं बहैसियत मेडिकल ऑफिसर ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी डिपार्टमेंट में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात थी। सुबह आउटडोर में सरगर्मियां शुरू हो चुकी थी। मैं अपनी टेबल पर बिखरे हुए कागजात को समेट कर रख रही थी। तभी एक जानी पहचानी मध्यम आवाज़ ने मेरी तवज्जो का दायरा अपनी से मोड़ लिया। मैडम, मैंने सिर उठाकर सामने देखा तो सामने लबों पर तबस्सुम सजाए खुशी खड़ी थी। खुशी उम्र तकरीबन 26-27 साल, दरमियाना कद काठी, चेहरे और हाथों पर विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग। बचपन में पोलियो होने के सबब लंगड़ा कर चलती थी। छोटी सी उम्र में ही उसने न जाने कितने तजर्बात हासिल कर लिए थे और दुख दर्द तो जैसे छप्पर फाड़ कर खुदा ने उसकी झोली में डाले थे। उसका खाविंद उसे छोड़ चुका था और वो अपनी 2 साल की छोटी सी बच्ची को लेकर अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी। एक एनजीओ में से छोटी मोटी नौकरी मिल गई थी जिसके सहारे उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी, मगर ज़िंदगी की तमाम तर परेशानियों को उसके लबों पर थिरकते तबस्सुम ने इस तरह पर्दे में रखा जैसे मुहज़्ज़ब ख़वातीन खुद को हिजाब में रखती हैं। वो खुश रहती थी और खुशियाँ बांटती भी थी। उस वक्त से जब मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में पोस्टेड हुआ करती थी, वो मेरे पास तकरीबन 2 साल से अपनी बच्ची और माँ का इलाज करवाने आ रही थी। अभी कुछ दिनों से उसके दाएं पैर में दर्द रहने लगा था, लेकिन आज दर्द कुछ ज़्यादा बढ़ गया था और साथ ही उसे पेट में भी दर्द हो रहा था। मैंने मुआयना करने पर पाया कि वो कुछ ज़्यादा ही लंगड़ा रही थी। मैंने उसे अस्पताल में भर्ती होने का मशवरा दिया ताकि अच्छी तरह से उसके मर्ज़ की तकलीफ की जा सके। वो मान गई। मैंने कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस लिखे और दवा भी शुरू कर दी। दूसरे दिन सुबह जब राउंड लेने पहुंची तो मैंने पाया कि आज खुशी के चेहरे से वो मुस्कुराहट नदारद है जो उसकी शिनाख्त का हिस्सा थी। नर्स ने बताया कि रात भर खुशी को पेट में काफ़ी दर्द था। मैंने उसके पेट का एग्जामिनेशन किया तो पाया कि उसके पेट के निचले हिस्से में दाईं तरफ काफ़ी दर्द था। वो हिस्सा गर्म से काफ़ी तना हुआ था और वहाँ पर हाथ लगाते ही खुशी दर्द से चीख पड़ती थी। किसी अनहोनी के खदशे से मेरा माथा ठनका। मैंने फ़ौरन उसके पेट का एक एक्सरे और सोनोग्राफी करवाने को कहा। महज 15 मिनट बाद ही उसका एक्सरे मेरे हाथ में था। मेरी हैरत का कोई ठिकाना न रहा जब मैंने साफ देखा कि खुशी के दाएं हिप जॉइंट का फीमोरल हेड यानी हिप जॉइंट का गोला पूरी तरह गल चुका था। मेडिकल साइंस की ज़बान में इसे एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड कहा जाता है। ये अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अरसा तवील स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया हो। आउटडोर में थोड़ी भीड़ छटी तो मैं वापस वार्ड में खुशी के पास आई और उससे बातचीत करने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या कभी उसका कोई लंबा इलाज चला है, तो उसने बताया कि नहीं, ऐसा कोई ख़ास इलाज नहीं चला। हाँ, अपने सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो के लिए वो काफ़ी लंबे अरसे से दवाइयाँ लेती रही है और कोई ट्यूब भी लगाती रही है। शुरू में तो ये दवाइयाँ उसने अस्पताल में डॉक्टर से लिखवा कर ली थी, लेकिन क्योंकि बार बार जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था, फिर वे उसी नुस्खे से सालों तक एक ही दवा का इस्तेमाल करती रही और वही ट्यूब लगाती रही। दरअसल शुरू में खुशी को डॉक्टर ने कुछ वक्त के लिए स्टेरॉइड वाली दवाएं और क्रीम लिखी थी, लेकिन अपनी जहालत के सबब खुशी उसी नुस्खे को आखिरी मानकर एक ही दवा को खरीद कर सालों तक इस्तेमाल करती रही। इसके पीछे का सबसे हसास पहलू जो निकल कर आया वो ये था कि उसको अपने सफ़ेद दाग से निजात इसलिए चाहिए थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके घर में कले की सबसे बड़ी वजह यही है, और अगर ये सब ठीक हो जाएगा तो शायद उसका शौहर उसे प्यार करने लगेगा, उसे अपना लेगा और उसका और उसकी बच्ची का ख्याल रखने लगेगा। इस सपने और झूठी उम्मीद के सहारे शराब में भटकती खुशी को ये पता नहीं था कि वह अपने जिस्म के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। तकरीबन 1 घंटे बाद सोनोग्राफी का नतीजा मेरे सामने था और वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसे इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी छोटी आंत में छेद हो गया था, जिसकी वजह से उसको पेरिटोनाइटिस हो गई और इसी वजह से उसके पेट में शदीद दर्द था। सारे हालात मेरे सामने आईने की तरह साफ थे। इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी स्टेरॉइड्स का ही कॉम्प्लिकेशन होता है। दरअसल आंत में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार को बढ़ा देते हैं, जो कि पहले तो धीरे धीरे पेट या आंत में अल्सर बनाता है और फिर अल्सर वाली जगह कमज़ोर होने की वजह से वहाँ पर छेद हो जाता है।
जिसे परफोरेशन पेरिटोनाइटिस कहते हैं, जो कि एक शदीद इमरजेंसी है। अब डायग्नोसिस पूरी तरह से साफ था। खुशी स्टेरॉइड्स की ओवरडोज और टॉक्सिसिटी से बीमार हो चुकी थी और काफ़ी हद तक अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा चुकी थी। क्योंकि खुशी के साथ मेरा एक रिश्ता बन चुका था, इस कड़वी सच्चाई को कबूल करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। फिर मैंने अपने को संभाला, क्योंकि एक तबीब को एहसासात को खुद पर हावी होने देने के बजाय अपने फ़राइज़ को अंजाम देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अपना फ़र्ज़ पूरा करते हुए मैंने खुशी को तुरंत हायर सेंटर पर रेफ़र करना बेहतर समझा। उसकी बूढ़ी माँ पूरी तरह से टूट चुकी थी, उनको असली हालात समझाना भी मुमकिन नहीं था। फिर भी उनको हमने ढाढ़स बंधाई। उसने भी अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और खुशी को लेकर हमारे बताए हुए हायर सेंटर में चली गई। उस दिन मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। रात में नींद भी ठीक से नहीं आई। सुबह अस्पताल पहुंचते ही मैंने सबसे पहले उस सेंटर में कॉल किया जहां पर खुशी को रेफ़र किया था, और खुशी का इलाज करने वाले डॉक्टर से बात की। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब डॉक्टर ने मुझसे कहा, आई एम सॉरी मैम, कल नींद रात को खुशी इस जहाने फ़ानी को छोड़ गई। एक डॉक्टर महज डॉक्टर ही नहीं होता, बल्कि एक इंसान भी होता है। उसके पास भी एक दिल होता है जो धड़कता है, महसूस करता है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। बहैसियत एक तबीब को न जाने कितने हादसों से रूबरू होना पड़ता है। ये भी उन हादसों की तवील फहरिस्त में एक हादसा था, लेकिन इसने मुझे बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। बेचारी खुशी, क्या कसूर था उसका? क्या यही कि उसके चेहरे और हाथों पर कुछ सफ़ेद दाग थे? क्या ही अच्छा होता इन दागों को नज़रअंदाज करके उसके अंदर की खूबसूरती को देखा जाता। उसका ख़ाविंद और माशरा उसकी सूरत के बजाय उसकी सीरत को देखता, उससे प्यार करता और उसकी कदर करता। लेकिन हमारे माशरे की असली सूरत शायद यही है कि आदमी चाहे सूरत और सीरत में कैसा भी हो, बीवी ज़िंदगी भर उसे देवता मानकर पूजती है, उसकी खिदमत में ही अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देती है। जबकि बीवी चाहे खूबियों की खान हो, सीहत की मूरत हो, फिर भी उसके बदन पर छोटे से छोटा दाग होने पर भी इस माशरे की नज़र में वो दोयम दर्जे की हो जाती है। खुशी का इस तरह चले जाना इस दोगले समाज के चेहरे पर नुमाया एक बदनुमा दाग है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। आज भी खुशी का वो मासूम चेहरा कई बार मेरी आंखों के सामने उभर आता है। खुशी की बूढ़ी माँ आज भी उसकी छोटी सी बच्ची को लेकर मेरे पास आती है। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन कई सवाल उनमें से टपकते रहते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं।